15 चैप्टर्स कटे हैं, एनएमसी ने सिलेबस से हटाया। सो डोंट फील लाइक कि हाँ नीट ने चैप्टर्स काट दिए हैं, ऐसा नहीं होता है। 5.5 महीने में तुमसे 81 चैप्टर्स का एक पूरा एनालिसिस दे दूंगी क्या किस मंथ में क्या करना है। सो 500 अलग अलग क्वेश्चंस, 500 अलग अलग किताबों के पीछे मत भागो, रादर देन वन बुक को फॉलो करो और 100 क्वेश्चंस को करो, बट उसी को रिपीटेडली रिवाइज करके करो, ठीक है। और जो सिली मिस्टेक करते हो, सिली मिस्टेक आर नॉट द सिली मिस्टेक आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स। देखो, असली रणभूमि में जाने से पहले तुम्हें तीर कमान चलाना आना चाहिए। सो मैंने आपके कमेंट्स पढ़े और बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका इतना प्यार एंड इतना सपोर्ट मिला टू माय फर्स्ट वीडियो। 1 लाख प्लस व्यूज चले गए हैं, थैंक्स फॉर दैट। सो माय वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन इसी के ऊपर कि अब जो रिड्यूस सिलेबस आ गया कि तुम पिछले वाले सिलेबस को तब फॉलो नहीं करोगे कि बहुत से चैप्टर्स तुम्हारे कट गए। 15 चैप्टर्स कटे हैं, एनएमसी ने सिलेबस से हटाया। और भाई बहुत ही चुन्नू मुन्नू से चैप्टर्स कटे हैं। उन सब चैप्टर्स ऐसे थे जहाँ से कि 2 साल 3 साल में नीट में 1 या 2 क्वेश्चन आता था, किस साल आता भी था, नहीं भी आता था। सो डोंट फील लाइक कि हाँ नीट ने चैप्टर्स काट दिए हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई बड़े मुश्किल वाले चैप्टर्स नहीं काटे। अगर वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस काटते तो मैं कहती चलो कॉम्पिटिशन कम हुआ, बट अभी भी जो कोर जहाँ से कॉम्पिटिशन बनता है चैप्टर्स का, वो चैप्टर्स तुम्हारे पास संभाल के रखे हुए हैं। उन्होंने वही चैप्टर्स रिमूव किए जो बहुत ज़्यादा लाइक डेटा वाइज बेसिस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने मेरे टाइम पे बहुत लर्न किया था क्योंकि उसमें बहुत ईयर्स थे एंड बहुत कुछ था। सो इन्होंने बहुत सारे डेटा बेस्ड वाले चैप्टर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वाले चैप्टर्स हटाए, जो कि मुझे लगता है सही है। बट कॉम्पिटिशन अभी भी वही है, अभी भी तुम्हारे पास 97 चैप्टर्स पहले थे, काट पीट कर 81 चैप्टर्स बचे हुए हैं। सो कॉम्पिटिशन अभी भी वही है, ठीक है। ज़्यादा खुश भी नहीं होना, इसलिए जो 81 चैप्टर्स बचे हुए हैं उसका मैं बताने वाली हूँ कि तुम्हें 81 चैप्टर किस मंथ में कैसे टारगेट करना है। अब क्योंकि तुमने गलती की है, तुमने ये लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ये मुश्किल है, फिर भी अगर करना चाहते हो, अगर कर सकते हो तो ही फिर नीट में क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज ये आसान नहीं है। मैं भी मान रही हूँ 5.5 महीने में तुमसे 81 चैप्टर्स का एक पूरा एनालिसिस दे दूंगी क्या किस मंथ में क्या करना है। अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता, हर किसी का सिलेक्शन हो जाता। नीट में बैठते 21 लाख 22 लाख बच्चा सिलेक्शन होता है 50,000 का, ठीक है। कुछ सीट्स बढ़ी हैं बट फिर भी ओवरऑल कंपटीशन वहीं पर है। कंटेंट्स इन द वीडियो, तुम्हारे पास 15 अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का मंथली टारगेट है। दीदी आप डेली टारगेट्स क्यों नहीं देते? दीदी आप डेली टारगेट्स दे दिया करो, क्योंकि डेली टारगेट बनाना एक तो बहुत मुश्किल बात है, और दूसरी बात मैं कर भी दूं, हर किसी बच्चे का डे और सर्कमस्टांसेस और चीज़ें अलग है, तो मैच नहीं कर पाओगे। बट फिर भी अगर मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट डेली टारगेट के ऊपर आती हैं तो मैं उसको ज़रूर माइंड करूँगी और विल टेक एन स्टेप इन दैट डायरेक्शन। बाकी मेरे टीचर्स, आपने किस टीचर से पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मॉड्यूल कौन सी लेनी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है, मूक्स कब से दें, कहाँ से दें, डिफरेंस बिटवीन यकीन, पीडब्ल्यू और उम्मीद का 1 शॉट वाला लेक्चर, रिवीजन कैसे करें, 12th क्लास वाले क्या करें, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन हैं। 500 प्लस कॉमेंट्स में से मुझे बहुत ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चन लगे, दैट्स व्हाई आई टुक इट हियर। सो सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बस एक बार में बोल दूंगी, तुम्हें कॉपी पेन लेकर उसको नोट डाउन करना मंथ वाइज, और उस हिसाब से अपना फिर प्लानर डे वाइज का तुम बनाना और उस हिसाब से अपना मंथ में वो चैप्टर्स खत्म करना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो देखो यार, पहले तुम लेक्चर लो, लेक्चर के नोट्स में जितने क्वेश्चन करा रहे हैं वो करो, डीपीपी करो, और उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं बोल रही, फिजिक्स में एनसीईआरटी मत करो, बट इसके अलावा बायो में एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर करना। और केमिस्ट्री में भी, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चन केमिस्ट्री में मस्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री में ना क्वेश्चन तुम्हारे बुक से ही उठ कर आएगा, ठीक है। फिजिक्स से क्वेश्चन एमआर सर के नोट से आता है, गारंटी ले लो। और बाकी मॉड्यूल कौन सी, तो मैंने 11th की मॉड्यूल ली थी, 12th की मॉड्यूल ली थी, मेरे पास अभी तक नई नवेली दुल्हन की तरह वो मॉड्यूल्स पड़ी हुई है। मैंने सिर्फ मॉड्यूल से एक ही चैप्टर किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला, उसके भी शायद 50-60 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद कभी नहीं किया, कभी टाइम ही नहीं मिला। सो मैं मॉड्यूल खरीदने के लिए या कुछ भी मॉड्यूल जैसे सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूँगी। डीपीपी यार इनफ है, जितना तुमको बैच में मिल रहा है ना इनफ है, तो डीपीपी करो, और टीचर जितना क्लास नोट से क्वेश्चन करा रहे हैं उसी को बहुत बार करो। देखो आई बिलीव कि 500 क्वेश्चंस करने से अच्छा है, 500 क्वेश्चंस अलग अलग 500 क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि तुम 100 क्वेश्चन को 5 बार कर लो, ठीक है। अगर 100 ही क्वेश्चंस को तुम 5 बार कर लेते हो, कुछ 100 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को रखो जिनको तुम 5 बार कर लेते हो, दैट विल वर्थ यू, ओके, दैट विल बी ऑफ मोर इम्पोर्टेंस दैन दोज 500 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो 500 अलग अलग क्वेश्चंस, 500 अलग अलग किताबों के पीछे मत भागो, रादर देन 1 बुक को फॉलो करो और 100 क्वेश्चंस को करो, बट उसी को रिपीटेडली रिवाइज करके करो, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल कौन से, तो मॉड्यूल नहीं खरीदना है तुमको, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए पूरी एनसीईआरटी करो, क्वेश्चन वहीं से आएगा, देख लेना। बायो के लिए भी एनसीईआरटी
एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी डीपीपी करो। टेस्ट सीरीज कौन सी दे, तो देखो मेरा एक ये मानना है कि अगर तुम पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो तो टेस्ट सीरीज तुम पीडब्ल्यू की भी दो, बट इसके अलावा कोई और भी टेस्ट सीरीज अगर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, एज पर योर वट एवर यू कैन अफोर्ड, वो देना। क्योंकि एक टेस्ट सीरीज तुम्हारी वो चलेगी, जैसे पीडब्ल्यू में तुम्हारे 4 चैप्टर्स आने वाले हैं अब तुम्हारे टेस्ट में, तो वो 4 चैप्टर्स के लिए तुम प्रिपेयर्ड रहोगे, तो पीडब्ल्यू में उसका टेस्ट हो। बट किसी और इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज जरूर खरीद के रखो जहां पर कि तुम्हारे कोई रैंडमली चैप्टर्स हो रहे हैं, रैंडमली चैप्टर्स का सिलेबस दे रखा है तुमको और वो टेस्ट होने वाला है। मैंने 2 टेस्ट सीरीज ली थी, वो पीडब्ल्यू की ही ली थी, लेकिन एक रैंकर्स वाली ली थी और एक D2 वाली ली थी। D2 वाला मेरे बैच के अकॉर्डिंग चलता था और रैंकर्स वाला उनका अलग ही सिलेबस था, तो कुछ मेरे सिलेबस से आगे कुछ पीछे, तो वहां पर मैं रैंडमली टेस्ट दिया करती थी। सिलेबस को एक बार देख लिया और लाइक कुछ चैप्टर्स जो रिवाइज हो पाते थे किया, बिना रिवीजन के लिए भी देने चली जाती थी। तो उससे क्या होता है कि अगर आपने देखो जिस टेस्ट का सिलेबस आपको पता है उसके लिए आप 100% प्रिपेयर हो, 90% प्रिपेयर हो, बट मैं कहूँगी उस टेस्ट में भी जाकर बैठो जिसके लिए तुम 20% या 30% प्रिपेयर हो, ताकि तुम्हें पता लगे अगर रैंडमली तुमसे कोई क्वेश्चन कहीं से किसी चैप्टर से पूछ लिया जाता है तो वहां पर तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल कितना वर्क करता है। बाकी अगर किसी को अच्छा नहीं लगा हो तरीका तो या कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो करो, कोई भी करो, माइंड नहीं करता। और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर से, तो डोंट गेट डिप्रेस्ड बाय दैट। मेरे खुद 545, 540, 490 ऐसे करके भी टेस्ट सीरीज में आए हैं। सो या गलतियों से सीखना है बस। टेस्ट सीरीज के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बट उससे जो गलती की है और अगर उस गलती को लिखकर बार बार प्रैक्टिस करते रिवाइज करते तो दैट्स गोना वर्क। वही नीट में तुम्हें फायदा होगा। नीट में कोई नहीं पूछने वाला मॉक्स में तुम्हारे 490 थे, 690 थे। अगर गलतियां मॉक्स में करके तुम नीट में सुधार लेते हो तो वर्थ इट है। बाकी मॉक्स कब से दे, पिछली वीडियो में तुम्हारा ये डाउट था कि 5 महीने या 6 महीने मॉक्स नहीं देने, क्या लास्ट महीने में ही मॉक देना? नहीं, मॉक तुम्हारा आज अगर वीडियो देख रहे हो आज से मॉक देना स्टार्ट करो। रैंडमली मॉक्स तो जितना रिवाइज कर पा रहे हो उस हिसाब से मॉक्स दो, बट मॉक्स जरूर दो। देखो असली रणभूमि में जाने से पहले तुम्हें तीर कमान चलाना आना चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? मॉक्स से आएगा। ठीक है, तो मॉक्स में अपनी वो सिटिंग हैबिट बनाओ कि 3 घंटे 20 मिनट तुम बैठ सकते हो। क्या करना है? बायो पहले सॉल्व करने, केमिस्ट्री बाद में, फिर फिजिक्स करना है। अगर केमिस्ट्री कभी मुश्किल आ गई, फिजिक्स ईजी आ गई तो फिजिक्स को पहले लेना है, केमिस्ट्री को बाद में। ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस से ही तुम्हें आएंगे और प्रैक्टिस मॉक्स में ही होगा। अब नीट में जाकर तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर OMR कैसे लास्ट के 20 मिनट में फिल करना है या साथ फिल करना है, ये सारी चीजें। और जो सिली मिस्टेक करते हो, सिली मिस्टेक आर नॉट द सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स, जिसको कि ढकने के लिए हम सिली का नाम देते हैं। वो सिलीनेस हमारे माइंड में है। ठीक है, सो कोई सिली मिस्टेक नहीं होती है, प्रैक्टिस से ही जाएंगी सारी मिस्टेक। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सिली मिस्टेक क्या होता है? लेट्स सपोज क्वेश्चन में विच इज नॉट इनकरेक्ट, और मैंने नॉट नहीं पढ़ा, मैंने इनकरेक्ट पढ़ा, उस हिसाब से ऑप्शन मार्क कर दिया। विच इज नॉट इनकरेक्ट वाले जब तुम 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स में देखोगे तब जाकर तुम्हें नीट में अगर वो क्वेश्चन स्ट्राइक करते हो उसमें गलती नहीं करोगे, तुम नॉट को सबसे पहले पकड़ोगे। सो प्रैक्टिस ओनली मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करो ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यकीन पीडब्ल्यू वर्सेस उम्मीद वन शॉट, कोई डिफरेंस नहीं है यार, कोई डिफरेंस नहीं है। जो यकीन पीडब्ल्यू के में टीचर्स नोट्स कराते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चंस कराते हैं, सेम वही उम्मीद में उन्होंने करवा रखा है। और तुम इंटरव्यू भी एक भैया का देख सकते हो जो कि अभी VMMC सफदरजंग में है, एंड उन्होंने उम्मीद से पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो अगेन नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट या उम्मीद, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उम्मीद इज द बेस्ट। बस जरूरत है तुम्हारे से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आना चाहिए कि करना है, और अगर सोच रहे हो करना है तो कर जाओ यार। लाइफ कुछ और होगी, लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप ईयर की जिंदगी जीने से अच्छा है वहाँ पर MBBS में जाकर डाइसेक्शन हॉल में कैडेवर्स का स्किनिंग करो, कैडेवर्स का डाइसेक्शन करो। रिवीजन कैसे करे? तो बहुत सारे बच्चे रिवीजन बिल्कुल लास्ट में करे, तो रिवीजन लास्ट में नहीं करना होता है। जैसे आज तुमने 3 सब्जेक्ट पढ़ा है, 2 सब्जेक्ट पढ़ा, रात में सोने से पहले 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जरूर रिवाइज कर लिया करो। ये तो हर टॉपर बताता है, मैं बता रही, लेकिन ये चीज़ मैंने भी कभी नहीं की, मेरे से भी रिवीजन बिल्कुल नहीं होता था। देखो न्यू चैप्टर ना पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन रिवीजन करने में बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलस। कल कर लेंगे, नहीं अब अभी नया वाला लेक्चर ले लेते हैं, कल आएगा तो नहीं अभी नया वाला लेक्चर ले लेते हैं, परसों कर लेंगे। और यार अभी हम नया लेक्चर करके ये चैप्टर्स कर लेते हैं, संडे को करेंगे, संडे को और थक जाता है, नहीं अगले संडे करेंगे। सो या मैंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाला है, बट ये कहूँगी रिवीजन यार ज़रूर करना, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब तुम कितना ही टालोगे, अब कैसे टालोगे? कहाँ है टाइम तुम्हारे पास? आ गया तुम्हारे पास ये अलार्म,
कि 5 मई 2024 का नीट का एग्जाम है। तो रिविजन या टाइमली करो, चाहे तो सैटरडे करो चाहे संडे करो, वीक में एक दिन जरूर करो। और बेस्ट है अगर तुम हर रोज पढ़ा हुआ को रात में सोने से पहले 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट रिवाइज कर ले, तो वो तो बेस्ट है। 12th क्लास वाले क्या करें, तो देखो यार 12th क्लास वाले सबसे पहले तुम अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करो, नवंबर तक करो, दिसंबर तक करो। बोर्ड की चिंता मत करो, बोर्ड के मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले। बोर्ड में 40% 50% भी आएंगे, 38% भी आएंगे, तो भी कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन बोर्ड में इतने नीचे वाले मार्क्स तभी लेकर आना जब प्रिपरेशन तुम नीट के लिए कर रहे हो। मतलब बोर्ड में भी 40% आए और नीट में भी तुम्हारी रैंक नहीं आई तो बहुत बुरा गिरने वाले हो, ठीक है। जैसे मेरे बोर्ड में 95 12th में 95% आए थे और नीट में मेरे 545 आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं बोर्ड में उठ गई थी, नीट में गिर गई थी। सो तो मैं यही कहूंगी किसी एक जगह जरूर उठना, या तो बोर्ड संभाल लो या तो नीट संभाल लो। अब इसके बाद इतनी सारी बातों के बाद 15 अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का मंथली टारगेट के इस मंथ में तुम्हें क्या करना है ये बता देती हूँ। लिख लेना, तुम कॉपी पेन जल्दी से निकालो, आई एम सेइंग जल्दी से कॉपी पेन निकालो और सबसे पहले वहां पर डालो 15 अक्टूबर के बाद से क्या करना है। सिलेबस बताती हूँ। बायो में 32 चैप्टर्स बचे हैं, 6 चैप्टर्स कटे हैं, केमिस्ट्री में 21 चैप्टर्स और फिजिक्स में 28 चैप्टर्स है। टोटल मिलाकर तुम्हारे पास 81 चैप्टर्स नीट में आने वाला है, जो 5 मई 2024 को होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, एनएमसी ने जो सिलेबस पब्लिश किया कोई बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं काटे। अगर उन्हें तुम पर रहम ही करना होता वो रोटेशनल मोशन उड़ा देते, इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट खत्म कर देते, रे ऑप्टिक्स काट देते, बट ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। काटे पे तो बहुत ही छोटे मोटे से चैप्टर्स काटे हैं जो ना तो उतने स्कोरिंग थे, ना ही उससे उतने क्वेश्चंस आते और जो ना ही उतने टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा एहसान हुआ नहीं। उन्होंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री काटी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स काटे, कोई बड़ा एहसान नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, जस्ट एक प्रैंक हुआ है। तुमको लग रहा है कि 15 चैप्टर्स काट दे तो ना जाने क्या ही हो, कुछ भी नहीं। कंपटीशन अभी भी वही है तुम्हारे पास, जो बड़े बड़े डेविल जैसे चैप्टर्स हैं ना वो अभी भी हैं, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो तुम्हारे नीट के सिलेबस में। तो पढ़ना तो अभी भी है और कंपटीशन अभी भी वही है, क्योंकि तुम भी वही पढ़ोगे, तुम्हारे लिए भी सिलेबस कटा है, जो टॉप करने वाले हैं उनके लिए भी सिलेबस कटा है, और जो नीट क्वालिफाई करेंगे विद एनी ऑफ द रैंक्स उनके लिए भी सिलेबस कटा है। तो कंपटीशन अभी भी वही है, जो हो रहा है सबके लिए हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो ज्यादा भटकाओ मत दिमाग को, बस किसी एक पैटर्न पे, किसी एक शेड्यूल पे स्टिक कर जाओ, ठीक है। दूसरी बात, 6.5 महीने से मैं 5.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और 1 महीना लास्ट का तुम्हारा मॉक्स और रिविजन का। मॉक्स और रिविजन 1 महीने में बोर्ड, इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले जो 5.5 महीने हैं उसमें कुछ देना है, मॉक्स उसमें भी देना है, बट लास्ट के 1 मंथ में मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, बहुत ज्यादा मॉक्स देना और रिविजन पे स्ट्रेस डालना है। इनऑर्गेनिक के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि और सब बोलते हैं इनऑर्गेनिक पहले करो ताकि रिवाइज करो, तो ठीक है, तुम्हारी इनऑर्गेनिक भी इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले ही करवा दी है, ताकि तुम्हें अगर जैसा ठीक लगता है, तुम रिविजन चाहते हो पहले से ही करना स्टार्ट कर दो, तो वो ठीक है। और इनऑर्गेनिक के ही चैप्टर्स उड़ाए हैं बेसिकली, सो उतना कुछ स्ट्रेसफुल था भी नहीं। इनऑर्गेनिक अब कुछ स्ट्रेसफुल रहा नहीं है तुम्हारे लिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि एनएमसी सिलेबस पब्लिश करता है, एनटीए पेपर ले रहा है। तो देखो भाई, ये घपला सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है, क्योंकि हमारे से पहले जिन्होंने भी नीट दिया, इवन मैंने भी दिया, मैंने भी पूरे वो 97 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। सो अब देखो, जो भी है बस इस सिचुएशन में सर्वाइव कर लो, और 650 प्लस तो तुम्हारे फिर भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 99% जो पेपर है वो तुम्हारा उसी से आता है जो कि तुम्हारे पास नहीं कटा हो, जो तुम्हारे पास चैप्टर्स आ रहे हैं। 1% या बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, या कभी आते भी हैं नहीं भी आते, वही है जो कि रिड्यूस सिलेबस है। तो अभी भी कंपटीशन वही है, और मेजर पोर्शन ऑफ नीट जहाँ से आता है वो तुम्हारे पास सिलेबस है अभी तक संभाला हुआ, तो उसी पर फोकस करो। 650 प्लस तो इनसे भी आ जाएंगे। अब जो कटवा दिया उस पर मत जाओ, मत पढ़ो, बट जितना 81 चैप्टर्स तुम्हारे पास कट के बच रहा है यार, जस्ट इन पे स्टिक कर जाओ, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। और तुम्हारा तो ये भी 81 चैप्टर कट गए हैं, आई मीन 81 चैप्टर तुम्हारे पास बचे हैं, तो मैं इनका दुख नहीं है, लेकिन अगर एक चुन्नू मुन्नू से चैप्टर कट जाए तो मैं इनकी खुशी मनाने लग जाता। तो आप क्या करें, इधर वीडियो देखना है वो वीडियो छोड़ दो। अगर पता लग गया एनएमसी ने काट दिया है तो मत पढ़ो। 650 प्लस लाना है, एमबीबीएस की एक सीट से, ये तो जितना बचा हुआ सिलेबस है यार, यहीं से पेपर आना 99%, इन्हीं को अच्छे से कर लो, बट इन्हीं को अच्छे से कर लो। अब उन 15 चैप्टर जो काट दे उनके पीछे मत भागो, बट डिपेंड तुम पर करता, तुम कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो कोई कॉपी पेन निकालो और ये सिलेबस लिखना चालू करो। और मैं इसके बाद चाहे कितनी वीडियोस क्यों ना लाऊं, तुम इस पर स्टिक कर जाओ, इस पर पॉज हो जाओ, खुद को इस पर पॉज कर लो, अब इससे ज्यादा भटकाना मत। ये फाइनल सिलेबस, फाइनल प्लानर होने वाला है तुम्हारे लिए। पहली बात तो एनएमसी ने काटा क्या क्या है, तो फिर केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन मेटलर्जी,
और पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री काटी है। और बायोलॉजी में उन्होंने कॉकरोच काट दिया, फ्रॉग रखा हुआ है, और वो भी इंसेक्ट में फ्रॉग डाल रखा है। फ्रॉग इज नॉट एन इंसेक्ट। ट्रांसपोर्ट, मिनरल, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल इशूज, ये तुम्हारे चैप्टर्स कटे हैं एनएमसी के द्वारा। अब जो चैप्टर्स बचे हैं उनको कैसे करना है, तो देखो जैसे तुम्हारे पास 81 चैप्टर तुम्हें 165 दिन में करना है, जिसके हिसाब से एक महीने में बायो के तुम्हारे कम से कम 6 चैप्टर्स होने चाहिए, केमिस्ट्री के 4 और फिजिक्स के 5। अब इस पर ही बोलेंगे फिजिक्स के 5 चैप्टर एक महीने में कैसे हो जाते हैं, तो फिर फिजिक्स के अगर तुम्हें 2 चैप्टर एक महीने में करना था, उतना टाइम भी तो होना चाहिए तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं, जब है ही 6.5 महीने तुम्हारे पास, तो मैं कहाँ से तुम्हें बोल दूँ कि फिजिक्स के 1 चैप्टर तुम एक महीने में करो, या तो एनटीए से टाइम मांग कर लाओ, नीट की डेट आगे करवाओ, कोरोना को वापस लेकर आओ। सो देखो जितना टाइम तुम्हारे पास बचा उस टाइम में जितना सिलेबस हो सकता है और जितना इफेक्टिवली हो रखा है उतना एक्सपेरिमेंटल तरीके के साथ तुम्हारे पास से सिलेबस लेकर आए। इस पर मत बोलना है कि ये मुश्किल है, 5 चैप्टर फिजिक्स का एक महीने में नहीं हो सकता है और नहीं हो सकता है, तुम पे डिपेंड करता है। अगर चाहते हो क्वालिफाई करना, अगर चाहते हो मार्क्स लाना, तो हो जाएगा, तुम ही करोगे, तुम ही करके दिखाओगे, ठीक है। और इतना ही तुम्हारे पास टाइम, अगर इस हिसाब से नहीं करते तो 81 चैप्टर 165 दिन में सपना ही है, नहीं कंप्लीट होता है। और अगर मन है, मन से आग निकल रही है कि करना है, बस अब ये लास्ट फाइनल अलार्म आपसे स्टार्ट करना है, सब कुछ पॉसिबल है, जरूर होगा। तुम भी मेडिकल कॉलेज में होगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, इट्स ईजी। बस ये है कि तुम्हारे अंदर से वो फायर निकलनी चाहिए, करना, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो अब सिलेबस। बस देखो अक्टूबर में मुझे लग रहा है 15 अक्टूबर को वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद से तो 15 दिन तुम्हारे पास बचे, उसमें तुम्हें करना क्या है, राइट ऑन द कॉपी। बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। केमिस्ट्री में तुम्हें करना है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। और फिजिक्स में तुम्हें करना है मोशन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और लॉस ऑफ मोशन, ठीक है। अब नवंबर के महीने में बायोलॉजी में तुम्हें करना है एनिमल किंगडम, सेल साइकिल एंड डिविजन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नवंबर में ही केमिस्ट्री में करना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रिडॉक्स रिएक्शन और सोल्यूशन वाला चैप्टर। फिजिक्स में करना है वर्क, एनर्जी एंड पावर, मैकेनिकल सॉलिड, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन, मोशंस, ऑसिलेशन। दिसंबर में तुम्हें करना है अनाटमी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ इन डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। और केमिस्ट्री में तुम्हें करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। और फिजिक्स में करना है मैकेनिकल फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाला चैप्टर, वेव्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स वाला चैप्टर और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जनवरी में तुम्हें करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिस्ट्री में करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। और फिजिक्स में तुम्हें करना है थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, एटम्स वाला चैप्टर, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पे 7 चैप्टर तुम्हें करना हो जाएगा, अगर टाइमली करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद फरवरी में तुम्हें करना है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इवोल्यूशन वाला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इकोसिस्टम वाला चैप्टर। केमिस्ट्री में अल्कोहल, अमीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पी ब्लॉक 11th क्लास का। और फिजिक्स में तुम्हें करना है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर और रे ऑप्टिक्स, ठीक है। आ गया है मार्च, लास्ट महीना, सिलेबस खत्म हो जाएगा इसमें। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोमोलिक्यूल्स। और केमिस्ट्री में करना है पी ब्लॉक 12th क्लास का, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में करना है वेव ऑप्टिक्स, ईएमआई, एसी वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यूनिट्स एंड डायमेंशन। हियर तुम्हारा ये पूरा मार्च में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अप्रैल पूरा बचता है 1 महीना, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। अप्रैल 1 महीना रिविजन करना, मूक्स करना, ठीक है। अब पूरा शेड्यूल बना दिया, उसको तुमने कॉपी में लिख लिया होगा, पॉज करके या स्पीड कम करके इसको लिख लेना और इस हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करना। बस अब से लग जाओ पढ़ने के लिए, अब से लग जाओ। अब अगर तुम बिल्कुल भी लापरवाही करते और वेट करते 4 महीने बाद 2 महीने बाद फिर से किसी 3 महीने की स्ट्रैटेजी आएगी वहाँ फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, इसकी तरफ, इसके नज़दीक आते जाओगे और टाइम उतना ही घटता जाएगा। तो जब जागो तभी सवेरा। अब जग चुके हो, अब मेहनत स्टार्ट करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ताकि इस फेज से बाहर निकलो। उसके बाद लाइफ इज गोइंग टू ब्लॉसम, ट्रस्ट मी, लाइफ इज गोइंग टू ब्लॉसम, इट विल बी वंडरफुल। सो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। और टीचर्स का अगर तुम्हें जानना हो, बायो यार 1 शॉट से ही करना, तरुण सर बॉटनी के लिए,
और जूलॉजी एमडी सर फॉलो कर लेना अगर कनेक्शन बैठता है तो। और बाकी तुम्हारे बैच में जो जहाँ से जैसा टीचर पढ़ा रहा है, जितना पढ़ा रहा है वहाँ पे करो। और फिजिक्स एमआर सर से कर लेना, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से मैंने किया था। तुम्हें जो पसंद है वो करना। इनऑर्गेनिक के लिए जैसे टीचर्स अच्छे लगे, बाकी मैं मेरा बता चुकी हूँ। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं ऋतिक सर से पढ़ी थी 18 बैच में। बाकी तुम्हें जो जैसा टीचर जिससे कनेक्शन बैठता है वहाँ से करो। बस अब स्टार्ट करो और पढ़ने लग जाओ, और सिलेक्शन लेकर आओ, और सिलेक्शन लेकर आओ, उस पर डांस करो, पार्टी करो, मूवी जाओ, जो करना है करो। बस इस दिन के लिए तैयारी करो, इस दिन के लिए मेहनत करो, और मेहनत शुरू करो यार, शुरू करो मेहनत। और रिजल्ट बहुत तगड़ा आने वाला है। और तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सोचो, उनके चेहरे की खुशी के बारे में सोचो जब उनको बोलेंगे ये तो डॉक्टर के पेरेंट्स हैं। अपने मम्मी पापा को जिस दिन तुम कह पाओगे कि अब आप सिर्फ मम्मी पापा नहीं रहे, अब आप डॉक्टर के मम्मी पापा रह गए, जस्ट इमेजिन देयर फेस, देयर शाइनिंग फेस, ठीक है। So that's going to motivate you. Start your preparation, start your study, okay? All the very best, and you are going to rock this NEET year paper.